हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे फ्रोजन शोल्डर के बारे में। फ्रोजन शोल्डर होता क्या है, किन पेशेंट में ज्यादा होता है, कैसे पता लगाएंगे कि फ्रोजन शोल्डर किस पेशेंट को हुआ है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप ना करते हुए बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रोजन शोल्डर होता क्या है। फ्रोजन शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर का जो मीनिंग है वो फ्रोजन से ही हमें पता लग रहा है कि जाम हो जाना। किसका जाम हो जाना? शोल्डर ज्वाइंट का। जो हमारा ग्लिनोहेमरल ज्वाइंट है या शोल्डर ज्वाइंट है, ये शोल्डर कम्प्लेक्स जो है ना, इस पे हर 3 डायमेंशनल मूवमेंट होती है। बहुत सारे डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं हम शोल्डर ज्वाइंट पे। लेकिन जब ये मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, हमारी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, हमारा कंधा जाम हो जाता है, उसमें पेन होना स्टार्ट होता है, उसी को हम फ्रोजन शोल्डर भी कहते हैं। फ्रोजन शोल्डर को दूसरा नाम हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस भी कहते हैं। कैप्सुलाइटिस क्या मतलब है? एडहेसिव कैप्सुलाइटिस का एडहेशन मतलब एडहेशन बन रहा है, हमारे ज्वाइंट पे जकड़न हो रही है। कैप्सूल के अंदर इंफ्लामेशन होने के कारण हमारे शोल्डर ज्वाइंट में एडहेशंस बन रहे हैं, जिसके कारण हमारा कंधा जाम हो जा रहा है। उसी को हम एडहेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। शोल्डर जो है एक प्रोग्रेसिव कंडीशन है। अब प्रोग्रेसिव कंडीशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि बढ़ना, डे बाय डे या मंथ बाय मंथ ये इंक्रीज होता जाता है, हमारी शोल्डर की रेंज कम होती जाती है। इसी के कारण हम कहते हैं कि इसमें बहुत सारी स्टेजेस देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, हमारी एक्टिव रेंज और पैसिव रेंज, मतलब पेशेंट जो है वो खुद से भी अपना हाथ को ऊपर नहीं उठा पाता है। ओवरहेड एक्टिविटी मतलब कि ऊपर की तरफ कुछ भी सामान उठाना है वो काम नहीं हो पाता है। और इंटरनल रोटेशन मतलब पीछे के, अगर मैं जो पेशेंट है वो अपने जेब पॉकेट जो है उसकी पीछे वाली पॉकेट में अगर वो हाथ डालना चाहता है, वो मूवमेंट भी उसकी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो अब इससे पहले जान लेते हैं कि ये होता क्यों है। इसके 2 कारण हैं, तो हम दोनों के बारे में बात करेंगे एक एक करके। जो पहला कारण है हमारा वो होता है प्राइमरी, एंड दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या होता है कि ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, शोल्डर जॉइंट पे कोई भी फ्रैक्चर, कोई भी इंजरी, कोई भी ट्रॉमा, कोई भी अंडरलाइंग डिजीज, किसी का इफेक्ट नहीं है। मतलब आपने पेशेंट को डायग्नोज करने के लिए किया, तो पेशेंट को हम कैसे कहेंगे कि फ्रोजन शोल्डर है? कि उसका अंडरलाइन कोई डिजीज देखी कि हाँ पेशेंट को थायराइड है या डायबिटिक है। क्यों? क्योंकि थायराइड और डायबिटिक वाले पेशेंट में ही ज्यादा देखा जाता है। लेकिन आप देखोगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें कोई रीजन नहीं मिलता है, जिसे हम कह देते हैं कि इडियोपैथिक, मतलब जिसका हमें कॉज नहीं पता हो। वैसे भी तरह का एक हमारा प्राइमरी फ्रोजन शोल्डर होता है। दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब क्या है? ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट पे कोई इंजरी हो गई, हमारे शोल्डर जॉइंट पे कोई ट्रॉमा हो गया, कोई अंडरलाइंग डिजीज है, उसके कारण होता है। इसके भी आगे फर्दर 3 सब टाइप्स होते हैं। 3 सब टाइप्स का मतलब कोई सिस्टेमिक डिजीज है, कोई एक्सट्रिंसिक इनटू ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, और इंट्रिंसिक इनटू ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। क्या मीनिंग है इसका? सिस्टेमिक मतलब कोई अंडरलाइंग डिजीज, जैसे कि मैंने पहले बताया कि डायबिटीज के पेशेंट में या फिर थायराइड के पेशेंट में उसमें देखने को ज्यादा मिलता है। तो कोई देखिए ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट में तो कुछ नहीं हुआ, पेशेंट को सिस्टमेटिक कोई और प्रॉब्लम है, उसके कारण हार्मोन लेवल चेंज हुआ जिसके कारण पेशेंट का कंधा जाम हो गया। तो ये इसका सेकेंडरी रीजन है, सिस्टमेटिक। दूसरा एक्सट्रिंसिक इनटू ग्लिनोह्यूमरल, मतलब क्या हुआ कि जैसे मान के चले किसी पेशेंट का शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस में फ्रैक्चर हो गया। जब फ्रैक्चर हो गया तो उसको स्लिंग लगाई गई, इमोलाइज किया गया ज्वाइंट को, बोला गया कि 3 महीने तक आप मूवमेंट नहीं कीजिएगा। जब इमोबिलाइज कर देते हैं शोल्डर ज्वाइंट को हम, लेकिन शोल्डर ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट में तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ था, उसके कारण फ्रोजन शोल्डर इंड्यूस हो जाता है, हमारा जो कंधा है वो जाम हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? एक्सट्रिंसिक इनटू ग्लिनोह्यूमरल ज्वाइंट। अब तीसरा आता है हमारा इंट्रिंसिक इनटू ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट। इंट्रिंसिक का मतलब क्या हुआ
कि एट द ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट, मतलब कि उसके ऊपर ही कोई ट्रॉमा हो गया, जैसे कि रोटेटर कफ इंजरी हो गई। रोटेटर कफ इंजरी का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे डायनेमिक स्टेबिलिटी जो होती है, हमारे रोटेटर कफ मसल्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं शोल्डर जॉइंट को। अगर उसी के ऊपर कोई इंजरी हो गई, उसके कारण पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर इंड्यूस्ड हो गया। क्यों? क्योंकि पेशेंट को इमोबिलाइज किया गया, फिर पेशेंट कितने दिनों तक मूवमेंट नहीं हुई उसकी शोल्डर जॉइंट की, तो भी कंधा जाम हो गया, तो उसको हम इंट्रेसिंग इनटू ग्लिनोह्यूमरल जॉइंट कहते हैं। ये तीनों हमारे सेकेंडरी में एक साथ काउंट हम कर लेते हैं। हम बात करते हैं इसकी स्टेजेस के बारे में, 3 स्टेजेस या 4 स्टेजेस, चाहे कोई 3 स्टेजेस में डिवाइड कर लेता है, कोई 4 स्टेजेस में डिवाइड कर लेता है। हम दोनों के बारे में बात कर लेते हैं। 4 स्टेजेस का मतलब क्या होता है कि प्री एडहेसिव स्टेज, दूसरा फ्रीजिंग स्टेज, तीसरा फ्रोजन स्टेज, और फोर्थ थॉइंग स्टेज। थॉइंग स्टेज या फिर इसका अदर नेम रिकवरी स्टेज। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये प्रोग्रेसिव प्रॉब्लम है, तो प्रोग्रेसिव डिजीज होने के कारण, प्रोग्रेसिव कंडीशन होने के कारण इसकी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आती हैं। तो डिफरेंट स्टेजेस जो हैं हमारी डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में डिवाइडेड है। प्री एडहेसिव जो है हमारी मतलब 0 to 3 मंथ्स में डिवाइड है। 0 to 3 मंथ जो फ्रीजिंग है हमारा 3 to 9 मंथ, मतलब ऑलमोस्ट 6 मंथ का है। फिर जो हमारा फ्रोजन स्टेज होता है वो हमारा 9 to 15 मंथ, एंड जो लास्ट हमारा है 15 to 22 या 24 मंथ हो जाता है। क्या मतलब है इसका? प्री एडहेसिव स्टेज एक एक करके जानते हैं। प्री एडहेसिव मतलब कि प्री मतलब एडहेशन होने से पहले, मतलब पेशेंट को पेन होना स्टार्ट हुआ, पेशेंट की पेन के कारण रेंज कम हो रही है। अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया जाए, मान के चलिए एनेस्थीसिया में तो वैसे पेन नहीं होता, लेकिन पेशेंट को क्या होगा, हम उसकी पैसिव रेंज ऑफ मोशन जो होगी या एक्टिव जो होगी अगर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, उसका क्या होगा, पॉसिबल हो जाएगी, उसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी। ये 0 to 3 मंथ का पीरियड होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ा थोड़ा पेन होना पेशेंट को स्टार्ट हो जाता है, लेकिन साइनोवियल फ्लूइड जो है हमारे शोल्डर जॉइंट में, अगर उसका हम आर्थोस्कोपी करें तो उसमें हमें कोई भी साइनोवाइटिस या कोई भी साइनोवियल फ्लूइड का हाइपरप्लेजिया कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं हम, दूसरा स्टेज जो है हमारा फ्रीजिंग स्टेज। फ्रीजिंग स्टेज जो होता है हमारा 3 to 9 मंथ का होता है। जो ये पीरियड होता है ना, ये बहुत ही क्रूशियल पीरियड होता है। क्रूशियल पीरियड का क्या मतलब होता है कि इसमें शोल्डर जॉइंट में इन्फ्लामेशन जो है हमारी वो बहुत ही पीक लेवल पे होती है। इस टाइम पे क्या होता है, पेशेंट हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, उसको टच करने में भी ऐसा लगता है कि पेन हो रहा है, रात में सो नहीं पाता है, नाइट में पेन बहुत ज्यादा होता है ऐसे पेशेंट को। ऐसे पेशेंट में हमें फिजियोथेरेपी में भी बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसे स्टेज में हमें पेशेंट को ये नहीं करना है, क्यों? क्योंकि पेन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। जब पेन बढ़ा हुआ है तो उस टाइम पे हम पेशेंट को कोई भी ये रिकमेंड नहीं करते कि आप बहुत सारी एक्टिव एक्सरसाइजेस कीजिए। कई पेशेंट होते हैं जो पेंडुलर एक्सरसाइज की एक्सरसाइज वो एक्सरसाइज कर लेते हैं, नहीं, इस स्टेज पे हमें रेस्ट देना है। इस स्टेज पे क्या होता है, इन्फ्लामेशन पीक लेवल पे बढ़ा हुआ है, उस पे हमें कुछ एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो देख लीजिएगा। इस स्टेज पे हमें छोड़ना है, ओनली हॉट पैक, कोल्ड पैक, इन सब का यूज करके हमें पेन को रिड्यूस करना है, एनाल्जेसिक वगैरह। तीसरा स्टेज है ना, वो होता है फ्रोजन स्टेज। फ्रोजन स्टेज जो होता है आगे हमारा 9 to 18 मंथ या 15 मंथ इतने का ही होता है। अब इसमें क्या है, मान के चलिए सबसे पहले एडिशन नहीं बना था, फ्रीजिंग में पेन बढ़ गया। अब मान के चलिए ये शोल्डर जॉइंट है हमारा, ठीक है, ये कैविटी होगी। अब इस शोल्डर जॉइंट में सबसे पहले मूवमेंट हो रही थी, इसमें हमारा पेन जो मूवमेंट है वो भी रिस्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया।
इस वाले स्टेज में एडहेशन बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जब एडहेशन बनना स्टार्ट हो जाएंगे ड्यूरिंग द होल मूवमेंट, मतलब अगर थेरेपिस्ट भी मूवमेंट करवा रहा है तो पेशेंट की जो रेंज है 80 to 90 डिग्री ही रह जाती है। ना वो पेशेंट एक्टिव मूवमेंट कर पाता है, ना ही पैसिव मूवमेंट कर पाता है। लेकिन जो पेन है वो थोड़ा डिक्रीज हो जाता है, स्टिफनेस ज्यादा बढ़ जाती है इस वाले स्टेज में, फ्रोजन स्टेज में स्टिफनेस बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, पेन जो है वो थोड़ा डिक्रीज होने लग जाता है। लास्ट जो स्टेज है हमारी, बात की थी हमने फोर्थ, उसे हम रिकवरी स्टेज भी कह देते हैं, हॉइंग स्टेज। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्रोग्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है, हमारी रेंज में इंप्रूवमेंट आने लग जाती है, पेन में डिक्रीज होना, मतलब 2 साल के अंदर अंदर कुछ भी नहीं करने के बाद क्या हो जाता है हमारा 2 साल तक ये जो स्टेजेस अपने आप आती हैं, फिर पेन अपने आप सबसाइड होने लगता है, हमारे रेंज ऑफ मोशन में इंप्रूवमेंट आने लग जाती है। ये इसके स्टेजेस के अकॉर्डिंग आती है। होपफुली आपको स्टेजेस क्लियर हो गई होंगे। चलिए अब आगे बात करते हैं कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। क्लिनिकल फीचर मतलब साइन सिम्टम्स, हम कैसे पता करेंगे कि पेशेंट को कौन कौन से साइन सिम्टम हैं। ज्यादातर पेशेंट को पेन होता है शोल्डर जॉइंट में, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट पे पेन जो है, मतलब क्लिनिकल फीचर्स जो है ना अकॉर्डिंग टू स्टेजेस के अकॉर्डिंग आते हैं। पहले रेंज में पहले बताया था मैंने कि पेन आना स्टार्ट होगा, दूसरे में क्या होगा कि जैसे मैंने बताया था इन्फ्लामेटरी स्टेज, जो उसका फ्रीजिंग स्टेज था उसमें पेशेंट को क्या होगा कि इन्फ्लामेशन बढ़ी है तो पेन पीक लेवल पे हो जाएगा, तो पेन बढ़ेगा। पेन जो है वो रेडिएट भी कर सकता है, रेडिएट करके कहाँ जाएगा, एल्बो जॉइंट तक भी रेडिएट कर सकता है एंटीरियर साइड में। कई पेशेंट ये बोलते हैं कि हमारा पेन यहाँ से होकर यहाँ तक आ रहा है। ज्यादातर नाइट में पेन बढ़ जाता है पेशेंट को। ये कुछ क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। फोर्थ है कैप्सुलर मूवमेंट चली जाती है। कैप्सुलर मूवमेंट क्या है, कैप्सुलर मूवमेंट पैटर्न जो भी पहले हम कैप्सुलर पैटर्न का मतलब क्या है, पेशेंट की सबसे पहले एक्सटर्नल रोटेशन जाती है, पेशेंट का बाहर की तरफ हाथ जाना बंद होने लग जाता है। फिर पेशेंट की एबडक्शन मूवमेंट, मतलब ये वाली मूवमेंट चली जाती है। इंटरनल रोटेशन, पीछे की तरफ हाथ नहीं जाएगा। लास्ट में उसकी फ्लेक्शन, ये वाली मूवमेंट रुक जाती है। इससे भी पेशेंट को हमें पता लग जाता है कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है। कैप्सुलर मूवमेंट जो होती है उसकी रुक जाती है, ओवरहेड एक्टिविटी नहीं होती है, ओवरहेड एक्टिविटी वो भी डिक्रीज हो जाती है पेशेंट की। ऐसे स्पेशल टेस्ट होते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, उससे हम जानकारी ले सकते हैं कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर ही है। कैसे डायग्नोज करेंगे, तो सबसे पहले एक एक करके बात करते हैं हम। सबसे पहला जो होता है एप्ली स्क्रैच टेस्ट। एप्ली स्क्रैच टेस्ट में क्या करना है, हमने पेशेंट को बोलना है कि अपनी एल्बो से, अपने हाथ से अपने बैक ऑफ दी ऊपर से स्कैपुला को अपोजिट साइड में टच कीजिए। आप देखेंगे कि इसमें हमारी एबडक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन मूवमेंट हो रही है। ये पेशेंट की, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, तो हमें कंफर्म हो जाएगा पेशेंट जो है अपोजिट साइड के स्कैपुला को टच नहीं कर पाएगा, जिससे हमें कंफर्म हो जाएगा पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है। दूसरा बिलो मतलब पीछे से, नीचे से लेके जाने को बोलना है कि आप टच कीजिए ऑपोजिट साइड के स्कैपुला को। इसमें कौन सी मूवमेंट, हमारी इंटरनल रोटेशन और हमारी एडक्शन मूवमेंट हो रही है, तो ये भी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी, जिससे हमें पता लग जाएगा पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है। ये हमारा सबसे पहला था एप्ली स्क्रैच टेस्ट। दूसरा होता है हमारा लिफ्ट ऑफ टेस्ट। लिफ्ट ऑफ टेस्ट का मतलब क्या होता है, पेशेंट को बोलना है कि पीछे की तरफ अपना हाथ, पीछे की तरफ हाथ मतलब इंटरनल रोटेशन करेगा और ऊपर की तरफ हाथ उठाने को बोलना है। तो देखेंगे फ्रोजन शोल्डर वाला पेशेंट जो है उसकी इंटरनल रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है। तीसरा टेस्ट पैसिव रेंज ऑफ मोशन टेस्ट कह देते हैं या फिर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन टेस्ट। पेशेंट को बोलेंगे कि कैप्सुलर पैटर्न चेक करते हैं हम इसमें।
कैप्सुलर पैटर्न जैसे कि मैंने बताया, पेशेंट की इंटरनल रोटेशन, एक्सटर्नल रोटेशन, एबडक्शन प्लस फ्लेक्शन, सारी रेंज को हम चेक करेंगे, देखेंगे कि जो रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स है इससे हमें क्लियर हो जाएगा पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है। फोर्थ है हमारा कैप्सुलर स्क्रैच टेस्ट। कैप्सुलर स्ट्रेच, STRETCH, स्ट्रेच। कैप्सुलर स्ट्रेच टेस्ट में क्या होता है कि पेशेंट को हम सुपाइन लाइन में लेंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि एबडक्शन करे, फ्लेक्शन करे, सारी सेम जो कैप्सुलर पैटर्न थी ना वो वाली हम मूवमेंट करवाएंगे पेशेंट को। जब देखेंगे कि पेशेंट को हम पैसिवली करवा रहे हैं तो सारी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड है, इसे को हम कहते हैं कैप्सुलर स्ट्रेच टेस्ट। पैसिवली करवा रहा है थेरेपिस्ट फिर भी नहीं पॉसिबल है, तब भी हमें क्लियर हो जाएगा पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है। लास्ट जो है हमारा वो होता है शोल्डर श्रग टेस्ट। शोल्डर श्रग टेस्ट क्या होता है कि पेशेंट को हम कहते हैं कि शोल्डर को श्रग कीजिए, तो जैसे ये वाला श्रग करके पेशेंट को बोला एबडक्शन कर लीजिए, तो पेशेंट ने इस वाले, उसके शोल्डर जॉइंट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसने श्रग कर लिया। जब इस वाले में बोला तो उसने क्या किया, लिफ्ट कर लिया, अपने शोल्डर को लिफ्ट करने के बजाय उसने स्कैपुलोथोरैसिक जॉइंट पे मूवमेंट की, देन एबडक्ट करने की कोशिश की। तो जब ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है। तो ये हमारे कुछ 5 स्पेशल टेस्ट हैं जिससे हम डायग्नोज कर सकते हैं कि पेशेंट को फ्रोजन शोल्डर है। आपने इस वीडियो में जाना कि फ्रोजन शोल्डर क्या होता है, फ्रोजन शोल्डर किन पेशेंट्स में ज्यादा होता है, फ्रोजन शोल्डर जो है उसे हम कैसे पहचाने, क्या क्लिनिकल फीचर्स हैं, और फ्रोजन शोल्डर की कौन कौन से स्पेशल टेस्ट होते हैं। जो आने वाली हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें आपको शोल्डर की मोबिलाइजेशन टेक्निक के बारे में पता चलेगा, जिससे हम फ्रोजन शोल्डर को ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर जूही राजपूत यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।